उसमें जो पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसका जो आपका पहला ही चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इसको हम पढ़ेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम आपको पता है, संविधान क्यों और कैसे है। ये यहाँ पे परिचय दिया गया है। परिचय को देखिए, परिचय में यही है कि संविधान किसे कहते हैं आपको ये पढ़ाया जाएगा। संविधान समाज को क्या देता है ये पढ़ाया जाएगा। संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है, संविधान कैसे बना, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे संविधान के कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए संविधान का पहला ही कार्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान का पहला काम क्या है, तालमेल बढ़ाना। तालमेल बढ़ाना भिन्न भिन्न लोगों के बीच। ठीक है, इसको हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आप ना कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े से समूह जिसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से मतलब बहुत से लोग हैं। ठीक है, बड़े से समूह में आप रहते हैं। ये जो समूह के लोग हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, धर्म के आधार पर अलग हैं और जेंडर के आधार पे अलग है। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं। अलग अलग वो काम करते हैं, अलग अलग उनका व्यवसाय है, उनके अलग अलग शौक़ हैं। इतने सारे लोग जो है एक ग्रुप में रहते हैं। अब बताइए उन सब लोगों को एक साथ रखना है हमें, और उनके शौक़ को, उनके धर्म को, उनके व्यवसाय को जो अलग अलग है उनको भी ध्यान में रखना है और इनको एक साथ भी रखना है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है एक सामान्य कानून के थ्रू। और वो सामान्य कानून क्या है, वही सामान्य कानून आपका जो है कानून या फिर नियम आपको, तो वही सामान्य कानून संविधान कहलाता है। ठीक है, तो संविधान का जो है पहला ही काम अगर हम देखें तो यही है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते लिखा है संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्य एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समन्वय का मतलब है कोडाना। ठीक है, संविधान आपको पता है कि बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन बुनियादी नियम क्या हो, है ना, नियम कौन से होने चाहिए ये भी तो तय करना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एक समूह है, वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग व्यवसाय के। तो उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए कि हाँ भाई यही नियम लागू करना है। मान लो का जो है एक नियम बनाना चाहता है, लेकिन खा दूसरा नियम बनाना चाहता है, तो असल में नियम किसके माने जाएंगे, कौन होगा कि नियम बनाया जाए। तो इसका भी उत्तर कौन देता है, संविधान देता है। संविधान कहता है, अगर हम भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारत संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और संसद का गठन कैसे होगा ये भी संविधान में बताया गया है। तो संविधान में कई सारे प्रश्नों को आपको उत्तर देखने को मिलते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, कानून कैसे बनेंगे। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो उससे पहले यह भी देखा जाता है कि अधिकार देने वाला संसद को यह अधिकार किसने दिया कि वो कानून बनाए। ये सारे काम संविधान करता है। और इस प्रकार संविधान का दूसरा काम हो जाता है समाज में निर्णय लेने की शक्ति का बंटवारा करना। और सरकार कैसे बने इस चीज़ का भी जिक्र जो है संविधान में किया गया है। तो हमने ऊपर ये तो जान लिया कि किस तरह से संविधान शक्तियों का बंटवारा करती है, सरकारें कैसे बनेंगी ये बताती है। अब जो संविधान का तीसरा काम है वो सरकार की शक्तियों पर सीमा है। भाई सरकार निरंकुश भी तो हो सकती है, भले उसको हमने शक्ति दे दी कि आप कानून बनाइए, लेकिन वो निरंकुश भी तो हो सकती है ना। तो देखिए मान लीजिए ये निर्णय कौन करेगा, आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, लेकिन जब उस सत्ता में कानून बनाए तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। अब उदाहरण देखते हैं, मान लो आप जिस धर्म से हैं उस धर्म का अपोजिट कोई आपके ऊपर सत्ता में है और उसने आपको आपके धर्म का पालन करने से रोक दिया, या फिर उसने किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र को नहीं पहनने को कहा, या फिर कोई गाने सुनने के लिए मना कर दिया। जैसे कि कोरिया का जो तानाशाह है ना, वो भी ऐसे तो करता है, वो गाने सुनने से, कुछ खाना खाने से, इस तरह के उसने बैन लगा रखे। तो अगर उस तरह का हो गया या धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव वो करने लगा, धर्म जाति के आधार पर कानून बनाने लगा, तो उस पर कौन नियंत्रण करेगा, तो उस पर भी कौन नियंत्रण करेगा, संविधान। संविधान में वो सारी बातें कही गई है। तो अतः संविधान का तीसरा काम हो जाता है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमा लगाए। सीमाएं इस रूप में मौलिक होती कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, और संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित कर सकती है।
ठीक है। संविधान जो है सरकार की शक्तियों को, ठीक है, और शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया है। आपके पास सेकंड जो चैप्टर है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार है। उन्हीं से जो होता है कि कोई भी इंसान हमारे धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी ऊपर कहा ना कि शक्तियाँ तो हमने उन्हें दे दी कानून बनाने के लिए, अगर उन्होंने हमारे धर्म के विरुद्ध कानून बना दी तो हमें धर्म का पालन करने की छूट दी गई है हमारे संविधान में अधिकार, जिसको जो है संविधान के मौलिक अधिकार कहा गया है। मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगी। तो आपको तीसरा कानून पता चल गया ना, मतलब तीसरा कार्य पता चल गया ना संविधान का, कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमाएं लगाना, कि वो कुछ इस तरह के कानून ना बनाए जो नागरिकों को पसंद ना हो। अब हम बात कर लेते हैं चौथे जो कार्य है संविधान का उसके बारे में। तो चौथा उसका कार्य ये है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, इसका ध्यान रखना। ठीक है। अधिकतर पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्तियों का वितरण और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिसमें भारत का संविधान भी एक सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकारें कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए, जिन समाजों में नाना प्रकार के असमानताओं की गहरी खाइयाँ हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, जिससे असमानता और गरीबी से निपटा जा सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, जातिगत हो या धार्मिक हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, और ये कदम उठा सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें नस्लीय भेदभाव का कितना पुराना इतिहास है। ठीक है, उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव से मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। तो भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करती है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे है भारतीय संविधान को पढ़ते हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है, और उसमें जो है मौलिक अधिकारों वाला भाग बहुत ज़रूरी है। तो ये था संविधान का चौथा और आखिरी कार्य, क्या कि सरकार ऐसी क्षमता प्रदान की जाए जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो अभी हमने पढ़ लिया है संविधान के कार्य के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे होती है संविधान के द्वारा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।